वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी हब। कल हमने जो बात की थी संविधान सभा के संदर्भ में, आज वहीं से ही जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं कड़िया। कल हमने बात की थी संविधान सभा के चुनावों को लेकर, हमने बात कर ली थी चुनावों के रिजल्ट पर। हमने ये भी बात कर ली थी कि 296 सीटों पर जब चुनाव हुआ तो उनमें से कांग्रेस ने 208 सीटें जो हैं वो जीती थी, और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर जो है वो अपना कब्जा जमाया था। और उसके अलावा निर्दलीय सदस्य 8 थे, और वहीं महिला सदस्यों की संख्या जो है वो हमने 15 जो है वो देखी थी। आज हम उसके आगे की जो जानकारियां हैं वो हम प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चुनावों का जब रिजल्ट आया तो उसके बाद शुरू हुआ बैठकों का दौर। संविधान सभा ने अपनी कार्यवाहियां जो हैं वो प्रारंभ कर दी और विभिन्न प्रकार की बैठकें जो हैं वो आयोजित होने लगी। आइए जानते हैं सबसे पहले किस दिन हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। तो ध्यान से सुनना, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 की तारीख को। ध्यान से सुनना, संविधान सभा की पहली जो बैठक है वो होती है 9 दिसंबर 1946 की तारीख को। यह पहली इंपॉर्टेंट जो है वो पहली जो बैठक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों। इस बैठक में कई ऐतिहासिक तथ्य जो हैं वो छुपे हुए हैं, जिन पर अक्सर एग्जाम्स में प्रश्न जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला जो ये प्रश्न है वो यही बनता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो कब हुई थी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम में प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये है कि पहली बैठक में क्या क्या जो कार्य है वो किए गए थे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि पहली बैठक का मुस्लिम लीग के सदस्यों ने पूर्णतः बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग के किसी भी सदस्य ने पहली बैठक में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो संविधान सभा से अपने आप को अलग करना चाहती थी और अपने लिए एक अलग राष्ट्र, एक अलग संविधान और एक अलग संविधान सभा का निर्माण चाहती थी, और उसी के मद्देनज़र जो है उसने पहली बैठक में भाग लिया ही नहीं। तो पहला फैक्ट जो है वो यही है कि मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया। और दूसरे फैक्ट की अगर बात करें तो वो ये है कि टोटल 389 सदस्यों में से मुस्लिम लीग के 73 जो सदस्य उन्होंने भी भाग नहीं लिया। उसके अलावा देसी रियासतों के कई लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली बैठक में भाग नहीं लिया। इस प्रकार पहली बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या घटकर मात्र 211 रह गई थी। जी हाँ मित्रों, मात्र 211 सदस्यों के साथ शुरू हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। और तीसरी बात जिस पर अक्सर एग्जाम में प्रश्न जो है वो बन जाता है वो ये कि इसी दिन जो है वो आनन फानन में संविधान सभा ने अपना एक अस्थायी सदस्य चुना था, फ्रांस के तर्ज पर। जब फ्रांस की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सबसे सीनियर कैंडिडेट को, सबसे बुजुर्ग या सबसे वरिष्ठतम सदस्य को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। और उसी के तर्ज पर जो है वो हमारी भारतीय संविधान सभा में भी हमारे सबसे वरिष्ठतम सदस्य को जो हैं वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बात करें वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो मेरे ख्याल से आप में से कईयों को पता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो हमारी संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या फिर अस्थायी अध्यक्ष थे। तो पहली बैठक में हमें टोटल 3 बातें जो हैं वो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात कि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इस पहली बैठक का पूर्णतः किया था बहिष्कार। और अगर दूसरी फैक्ट पर हम बात करें तो वो ये है कि इस दिन उपस्थित सदस्यों की संख्या टोटल कितनी मानी जाती है, 211। कहीं कहीं आपको जो है वो ये सदस्यों की संख्या 207 भी देखने को मिल सकती है। तो ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, इस पर कभी अलग से जो है वो हम बात करेंगे। हालांकि ऑफिशियल्स जो साइट हैं हमारे, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारी सरकारें हैं, उनमें कहीं ना कहीं 207 की भी बात आ जाती है। और वहीं जब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पर बात आती है तब जो है वो एग्जामिनर या जो आंसर चेकर है वो कहीं ना कहीं 211 को सही ठहराता है। तो हालांकि ये भी अभी तक डिबेटेबल है कि एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या है, फिर भी आपको दोनों ही आंकड़े जो हैं वो याद रखने हैं, 211 भी और 207 भी। तीसरी हम बात करते हैं अस्थायी अध्यक्ष की। तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, वो है अस्थायी अध्यक्ष पर। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कह लो या फिर प्रथम अध्यक्ष कह लो, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। यहाँ तक हमने बात कर ली पहली बैठक की। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी बैठक की। संविधान सभा की दूसरी बैठक इस तारीख के 2 दिन बाद होती है, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा अपनी दूसरी बैठक करती है। अब दूसरी बैठक में क्या क्या हुआ था उस पर भी हम बात करेंगे। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, फिर आगे के कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम देखने वाले हैं। तो हम बात करेंगे अब सेकंड बैठक की। दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा में जो है वो अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए। चुनावों में जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जो है वो सबसे पहले जो है नंबर पर आया, और इसी वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारी संविधान सभा का अध्यक्ष जो है वो चुन लिया गया था। जी हाँ, हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष या परमानेंट अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं या केवल अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तब नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में किस तारीख को चुना गया था, तो वो तारीख थी 11 दिसंबर 1946 की तारीख को। पहला फैक्ट ये क्लियर। सेकंड फैक्ट, इसके अलावा अध्यक्ष के साथ साथ जो हैं वो उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। उपाध्यक्ष भी थे, एक चेयरमैन था, एक वाइस चेयरमैन था। बात करें उपाध्यक्ष की तो उपाध्यक्ष जो हैं वो चुने गए थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी को जो है वो संविधान सभा ने अपना एक उपाध्यक्ष के रूप में जो है वो चुना गया था। और उसके अलावा एक संवैधानिक सलाहकार, ध्यान से सुनना, यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। संवैधानिक सलाहकार के रूप में भी एक व्यक्ति की नियुक्ति जो है वो की गई थी। और बात करें हमारे संविधान के हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की, वो थे B.N. राव। जी हाँ, वो थे B.N. राव जो हैं वो हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी बैठक की। तीसरी जो बैठक है वो होती है इसके भी 2 दिन बाद, यानी कि 13 दिसंबर 1946 की तारीख को। और तीसरी बैठक में क्या क्या बातें हुई थी उन सब के बारे में भी हम जो है वो थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए मैं आपको तीसरी बैठक जो है वो 13 दिसंबर को हुई थी उसके बारे में थोड़ी बहुत जो बातें हैं वो मैं बता देता हूँ, ताकि आपके एग्जाम के लायक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। थर्ड बैठक की हम बात करेंगे जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि जब बात करते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक की तब हम आंसर दे देते हैं 9 दिसंबर 1946। लेकिन जब हम बात करते हैं कि संविधान सभा की कार्यवाही किस दिन शुरू हुई थी, किस दिन संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी, तब आंसर 9 दिसंबर नहीं दे पाते। तब जो आंसर है वो थोड़ा सा अलग आता है, और वो आंसर आता है आपका 13 दिसंबर 1946 का। तो ये क्या रीज़न है कि बैठक तो 9 दिसंबर को हमने मान ली, और हम जब काम की बात कर रहे हैं, कार्यवाही की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम आंसर 13 दिसंबर दे रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, 9 और 11 दिसंबर को किसी भी प्रकार का संविधान से रिलेटेड कार्य नहीं हुआ था। 9 दिसंबर को केवल अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 13 दिसंबर वो पहला दिन है जब संविधान से रिलेटेड कोई जुड़ा हुआ कोई काम जो है वो शुरू हुआ था, या फिर मैं कहूँ कि संविधान से जुड़ा हुआ कोई प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा गया था, और वो तारीख थी 13 दिसंबर 1946 को। तो ध्यान से सुनना, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर अपना पहला प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था, और संविधान सभा में पहला प्रस्ताव पेश करने वाले व्यक्ति जो हैं वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये प्रश्न आया हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा में पहला प्रस्ताव पेश किया था, और वो प्रस्ताव था क्या? उस प्रस्ताव का नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर लिखा हुआ था कि हम जो है, यानी कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं, वो भारत को एक संविधान देने का विचार कर रहे हैं।
और ये भी प्रश्न जो है कई बार लैंग्वेज में बन कर आ जाता है कि संविधान, भारत को एक संविधान देने का विचार जो है वो प्रस्ताव जो है वो किस दिन संविधान सभा में पेश हुआ था? तो 13 दिसंबर। अब इस प्रस्ताव को पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, बहस हुई, बहस के बाद विचार विमर्श किया गया और फिर बारी आई मतदान, वोटिंग की, और वोटिंग के जरिए इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया संविधान सभा के द्वारा। और प्रश्न जो है वो पास करने की तारीख पर भी पूछा गया है कई बार, तो ध्यान से सुनना। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित या पास करने की जो तारीख है वो है 22 जनवरी 1947। जी हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया था 22 जनवरी 1947 की तारीख को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो वर्तमान में हमारे संविधान की कहलाता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही दिया गया था। तो ये तीनों बैठकों के बारे में आपको जो है वो जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। यहाँ से कई बार जो है वो एग्जाम्स में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब इससे आगे के कॉन्सेप्ट पर हम बात करने वाले हैं। आप चाहो तो साथ साथ नोट्स बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो साथ साथ जो है वो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, ताकि चीज़ें बाद में जब भी आपको रिवाइज करनी हो तो आप कर लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, या नेक्स्ट स्टेप में बात करूँ। हुआ क्या, अब संविधान सभा में अपनी बैठकें प्रारंभ हो गई। अब बैठकें प्रारंभ होने के साथ साथ कार्यवाहियां भी शुरू हो गई, और काम था संविधान का निर्माण करना। एक ऐसे देश, एक बिल्कुल नए लोकतंत्र के लिए जो है वो एक संविधान का निर्माण करने जैसी बड़ी जिम्मेदारी संविधान सभा ने संविधान सभा के सदस्यों को सौंपी हुई थी। और उसी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाने के लिए संविधान सभा ने अपने आप को छोटे छोटे भागों में बांट लिया, और उन भागों को हम विशेषतः समितियों के नाम से पुकारते हैं। तो हम और आप जो हैं वो अब हम बात करने वाले हैं समितियों के ऊपर। कमेटी, समिति, यहां से काफी प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही बनता है कि संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी। और फिर कई बार एग्जामिनर जो है वो इससे भी आगे का कॉन्सेप्ट पूछ लेता है। वो आपको एक विशेष समिति दे देता है और कहता है इसके अध्यक्ष कौन थे, या इसका गठन कब हुआ था, या फिर पूछ लेता है यह कितने सदस्यीय समिति थी। तो ध्यान से सुनना, संविधान सभा में ओवरऑल अगर बात करें तो काफ़ी सारी समितियां थी, छोटी बड़ी उप समितियां मिला करके तो 30 से ऊपर हो जाती है। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर बात करें तो संविधान सभा में कुल 13 समितियां थी। टोटल समितियों की संख्या कितनी थी? 13। इन 13 में से कई समितियों पर हम जो है वो बात कर लेंगे। सबसे पहली जो समिति है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है संघ संविधान समिति। जी हाँ, सबसे पहली जो समिति है वो है संघ संविधान समिति। आपको एग्जाम्स में प्रश्न में जो है वो इस प्रकार दे देगा कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। 4 ऑप्शन भी दे देगा। तो ध्यान से सुनना, संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसका काम था सेंटर, संविधान में सेंटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट या कुछ भागों को जोड़ना। आगे हम बात करते हैं, इसी के तर्ज पर एक और समिति बनाई गई थी जिसका नाम था प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जिस प्रकार आज हमारे देश में राज्यों की व्यवस्था है, उसी प्रकार पहले जो है वो प्रांतों की व्यवस्था थी, प्रोविनेंस हुआ करते थे। हालांकि कनाडा में आज भी जो है वो प्रांतीय व्यवस्था ही है, राज्य व्यवस्था वहाँ नहीं है। हालांकि केवल नाम में ही फर्क है, ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता, केवल नामों में ही जो है वो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अब हम बात करते हैं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान से सुनना, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको शायद पता हो, सरदार जो है वो इनके नाम के हम अक्सर आगे लगाते हैं। सरदार जो है वो इनका नाम नहीं था मित्रों, सरदार जो है वो थी इनकी एक उपाधि। और यही है मेरा आपसे प्रश्न कि
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? अगर आपको ये प्रश्न का आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। अब हम आगे चलते हैं। 2 समिति हमारी क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी समिति पर। तीसरी समिति जो है वो काफ़ी बड़ी समिति है मित्रों, जिसका नाम है मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों संबंधी समिति। मूल अधिकार जो मौलिक अधिकारों को लेकर भी बात करती, मूल अधिकार व अल्पसंख्यकों, मूल अधिकार व अल्पसंख्यकों संबंधी समिति। काफी बड़ी समिति थी और इस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो इस समिति के अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए थे। फ्रेंड्स, ये समिति इतनी बड़ी थी कि इस समिति की 5 छोटी छोटी उप समितियां भी बनाई गई थी। हालांकि उन 5 पर तो हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 जो उप समितियां हैं जो मुख्य हैं, जिन पर प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस समिति की सबसे पहली जो उप समिति थी वो थी मूल अधिकार संबंधी उप समिति। मूल अधिकार संबंधी उप समिति, यहां से प्रश्न बना हुआ है। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी को। जे.बी. कृपलानी को इस समिति का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। उसके अलावा एक और उप समिति थी इसकी, जिसका नाम था अल्पसंख्यकों संबंधी, अल्पसंख्यकों के हितों संबंधी उप समिति। मतलब जो माइनॉरिटीज हैं उनकी रक्षा के लिए एक उप समिति भी बनाई गई थी। और मौलिक अधिकारों में हम माइनॉरिटीज की बात जो है वो देखते भी। आर्टिकल 29 और 30 जो हैं वो पूर्णतः अल्पसंख्यकों की बात कर लेता है। हालांकि हम मौलिक अधिकारों पर ये बात करेंगे। उप समिति, और इस उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ये वही एच.सी. मुखर्जी हैं जो हमारी संविधान सभा के क्या हैं, उपाध्यक्ष भी हैं इस समय। यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे हमारी चौथी उप समिति पर बात कर लेते हैं। चौथी उप समिति जो है वो हमारी है झंडा उप समिति, झंडा समिति, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जो है वो बनाई गई थी। 2 समितियां थी राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, एक थी झंडा समिति और एक थी राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। एक की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं झंडा समिति की। और यहाँ से प्रश्न मेरे ख्याल से आप में से कईयों को पता है, प्रश्न आते हैं यहाँ से। झंडा समिति के जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष बनाए गए थे जे.बी. कृपलानी को, जे.बी. कृपलानी को। और वहीं राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जो तदर्थ यानी कि अस्थायी समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों को आपने याद रखना है। झंडा समिति की हम बात कर लेते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं नियम समिति। संविधान सभा के जो हैं कार्यवाहियों को लेकर जो हैं कुछ नियम बनाने थे और उस नियम बनाने को लेकर एक समिति बनाई गई थी, नियम समिति। और बात करें इस समिति के अध्यक्ष की, तो इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इस समय हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और आगे चलकर हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बनने वाले राजेंद्र प्रसाद। अब हम बात कर लेते हैं हमारी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति, सबसे इंपॉर्टेंट समिति, और वो मेरे ख्याल से आपको पता है, वो समिति थी प्रारूप समिति। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति, सबसे पहला जो प्रश्न यहां से बनता है वो ये बनता है कि प्रारूप समिति के कई अन्य नाम हैं, वो अलग नाम जो है वो पूछ लेता है। सबसे पहली बात करें प्रारूप समिति की अन्य नामों की, तो प्रारूप समिति का एक और नाम है और वो है पांडुलेखन समिति। ध्यान से सुनना, कई नाम है इसके और उन नामों में सबसे पहला है पांडुलेखन समिति।
और उसके अलावा एक और नाम है जिसका नाम है मसौदा समिति, और वहीं एक इंग्लिश नाम भी है इसका, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इस प्रकार ये 4 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी। अब हम बात करते हैं कि इस समिति का गठन जो है वो कब किया गया था। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो ध्यान से सुनना, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, हाँ 15 अगस्त 1947 को, हमारे देश के आज़ाद होने के 2 हफ्तों बाद, पूरे 14 दिन बाद इस समिति का गठन हो गया था, यानी कि 29 अगस्त 1947 को। जी हाँ, प्रारूप समिति का जो गठन है वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ये प्रश्न भी आ चुका है। और उसके अलावा प्रारूप समिति पर यह प्रश्न भी आया है कि प्रारूप समिति कितने सदस्यीय समिति थी, कुल कितने सदस्य थे इसमें। तो ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से। सबसे पहले ये टोटल 7 सदस्यीय समिति थी, टोटल 7 सदस्य थे सब इसमें। इसमें से इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, तो एक था इसमें अध्यक्ष और बाकी 6 थे इसमें अन्य सदस्य। तो अगर वो आपसे प्रश्न पूछे कि अध्यक्ष सहित प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, अध्यक्ष सहित, तब आंसर क्या दोगे आप? 7। और अगर वही पूछ ले आपको कि अध्यक्ष रहित कितने सदस्य थे, तब आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। तो प्रश्न की लैंग्वेज डिसाइड करेगी आंसर क्या आएगा। जल्दबाजी में आपने आंसर नहीं देना है। प्रश्न ये दोनों ही टाइप के बने हुए हैं, ठीक है। तो 29 अगस्त को गठन, टोटल 7 सदस्य, 1+6 की स्ट्रक्चर थी इसकी। अब बात करते हैं इन 7 सदस्यों के ऊपर, कौन कौन थे। सबसे पहले मैं बात करूंगा अध्यक्ष की। तो मेरे ख्याल से आप में से कईयों को पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष भी थे और पहले सदस्य के रूप में भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो इसके अध्यक्ष थे। आधुनिक मनु कहा जाता है इन्हें, और भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हीं को ही कहा जाता है। वो इसके प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। सेकंड हम बात करते हैं सेकंड सदस्य, तो वो थे एन गोपालास्वामी। एन गोपालास्वामी अयंगर, ये इसके सेकंड सदस्य के रूप में शामिल थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट तीसरे सदस्य पर, तो वो थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। आरएस में यहाँ से प्रश्न आया था, उस पर भी हम बात करेंगे। और चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था के.एम. मुंशी को। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी हमारे राजस्थान से ही थे मेरे ख्याल से। आपको शायद पता भी हो, जब हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की, तब इनका नाम आता है। राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था 17 मार्च 1948 को, और एकीकरण के उस पहले चरण में एक संघ बना था। जी हाँ, मत्स्य संघ। प्रश्न आता है यहाँ से कि मत्स्य संघ का नामकरण मत्स्य किसने दिया था? तो यही थे के.एम. मुंशी, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस से थे ये। पांचवें थे मोहम्मद सादुल्ला, मुस्लिम लीग के द्वारा शामिल एकमात्र सदस्य मोहम्मद सादुल्ला। छठे थे एन माधव राव, और सातवें थे टी कृष्णामचारी। क्लियर? एक्चुअल में एन माधव राव और टी कृष्णामचारी ये बाद में शामिल किए गए थे। जब ये समिति बनी थी 1947 में, तब इन दोनों की जगह या इन दोनों के स्थान पर कोई और व्यक्ति थे। बात करें एन माधव राव की, तो एन माधव राव से पहले यहाँ जो हैं वो BL मित्र नाम के एक व्यक्ति जो हैं
वो सदस्य थे। स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया संविधान सभा से, तो उनकी जगह इनको लिया गया। और टी कृष्णामाचारी के स्थान पर पहले डी खेतान थे। और डी खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी मित्रों, डेथ हो गई थी। उसकी वजह से इस वैकेंट सीट पर, इस खाली सीट पर बिठाया गया था टी कृष्णामाचारी को। तो ये थी हमारी प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति। इस समिति का काम था हमारे भारतीय संविधान के लिए एक संविधान का प्रारूप फॉर्मेट बनाना, कि हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें होंगी, किस प्रकार से भारतीय संविधान जो है वो हमारे व्यक्तियों पर या हमारे देश पर लागू होने वाला है। उस सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी या प्रारूप जो है वो ये प्रारूप समिति बनाने वाली थी। और इसने बनाया भी। लगभग 6 महीने का वर्क लेते हुए इसने फरवरी 1948 में अपना पहला प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार करके संविधान सभा के सामने रख दिया था। संविधान सभा ने उस पर विचार किया, उन्हें उसमें कोई खामियां वगैरह नजर आई और उसने प्रारूप समिति को दोबारा प्रारूप तैयार करने के लिए वो भेज दिया। और फिर इसके लगभग 8 महीने बाद यानी कि अक्टूबर 1948 में जो है इस प्रारूप समिति ने फिर से अपना ड्राफ्ट तैयार कर संविधान सभा के सामने पेश कर दिया। और जैसे ही वो प्रारूप पेश हुआ, संविधान सभा ने उस पर चर्चा करनी शुरू कर दी। अब उसी चर्चा को, उसी रीडिंग के सेशन को जो है एक विशेष नाम से पुकारा जाता है और वो है वाचन। जी हाँ मित्रों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो होने वाला है वाचन को लेकर, रीडिंग को लेकर। इसके बारे में हम जो है वो पता करेंगे। वाचन से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो हम करेंगे साहब मित्रों अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जो है वो आप अपने घरों में बैठे रहिए। लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से प्लीज़ जितना हो सके उतना कम बाहर निकलिए और घर पर बैठकर ही जो है वो अपने एम, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगे रहें। थैंक यू।